डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज का हमारा लेक्चर है मानव पूंजी निर्माण अथवा शिक्षा की कसौटियाँ। ये उसका पार्ट 2 है। शिक्षा में मानव पूंजी निर्माण में कार्यभाग यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसी का पार्ट 2 हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण अथवा शिक्षा की कसौटियाँ, दैट इज़ क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एजुकेशन। एक एक पॉइंट को हम लेते जाएंगे और उनको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। मानव पूंजी निर्माण और विशिष्ट रूप से शिक्षा में निवेश की उत्पादकता का आगणन एक बहुत पेचीदा समस्या है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए निम्नलिखित मापदंड अथवा कसौटियाँ सुझाए हैं, जिसमें पहला है प्रतिफल की दर की कसौटी यानी रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया। निवेश के रूप में शिक्षा के 2 अंश हैं, भावी उपभोग अंश यानी फ्यूचर कंजम्पशन कंपोनेंट तथा भावी अर्जन अंश यानी फ्यूचर अर्निंग्स कंपोनेंट। कुशलता तथा ज्ञान में निवेश भावी अर्जनों को बढ़ाता है, जबकि शिक्षा से प्राप्त संतुष्टि उपभोग अंश है। स्थायी उपभोक्ता अंश के रूप में शिक्षा भावी प्रतियोगिताओं का स्रोत है, जो किसी भी प्रकार मापी गई राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। इसलिए शिक्षा में निवेश के प्रतिफल का हिसाब लगाते समय भावी अर्जन अंश पर ध्यान दिया जाता है, पर इसको नापने के लिए कुछ कठिनाइयां हैं। इस प्रकार के आंकड़ों को नापने की अनेक कठिनाइयां रहती हैं। जैसे पहला है, वे केवल प्रत्यक्ष भौतिक लाभों को मापते हैं, जबकि शिक्षा की बाह्य मितव्ययिताओं को लोगों की शिक्षा के स्तर में सुधारों से देश को प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को छोड़ देते हैं। दूसरा है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर निवेश के निर्णय शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर निवेश के निर्णय केवल प्रतिफल की दर द्वारा निर्धारित नहीं होते, बल्कि सामाजिक लाभ द्वारा भी निर्धारित होते हैं। यह कसौटी इस बात की भी जानकारी नहीं कराती कि आर्थिक विकास के लिए कितनी और किस प्रकार की अतिरिक्त शिक्षा की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु आता है सकल राष्ट्रीय आय को शिक्षा के योगदान की कसौटी यानी द क्राइटेरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू ग्रॉस नेशनल इनकम। इस कसौटी के अनुसार शिक्षा पर निवेश समय की एक अवधि में सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि में इसका योगदान निर्धारित करता है। शिक्षा पर प्रतिफलों के आगणन की अपेक्षा ये आगणन अधिक वास्तविक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर शिक्षागत निवेशों के प्रभाव को मापते हैं। ये शिक्षा की अवसर लागत पर आधारित है, जिसका मतलब है स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में रहने की अवधि में विद्यार्थियों को परित्यक्त आय और मूल्यह्रास की उचित छूट देने के बाद साधारण शिक्षा पर किया गया व्यय। परंतु परित्यक्त यानी फॉरगोन आय का हिसाब लगाना इतना आसान नहीं है और यह अनेक समस्याएं प्रस्तुत करता है। जैसा कि पहला, क्या इसका हिसाब उसकी आयु के वर्ग के उन व्यक्तियों की वर्तमान कमाई के आधार पर लगाया जाए जो कभी स्कूल नहीं गए। यह स्थिति अल्पविकसित देशों में है, जहां अधिकांश युवकों को स्कूल की शिक्षा नहीं मिली, पर वे परिवार के
परिवार के व्यवसायों में कमाते हैं। इस प्रकार शिक्षा की वास्तविक लागत स्कूल जाने की अवधि की परित्यक्त कमाई का परिणाम हो सकती है। दूसरा, क्योंकि बेकारी बहुत बढ़ी हुई होती है, इसलिए परित्यक्त कमाई के रूप में मजदूरी राष्ट्रीय आय पर शिक्षागत पूंजी निवेश के प्रभाव को सही नहीं माप सकती। ऐसी परिस्थितियों में परित्यक्त कमाई का आगणन मनमाना बन जाता है, क्योंकि श्रम की बढ़ रही पूर्ति वास्तविक कमाई को घटा देती है। इसी का तीसरा बिंदु है, सामाजिक लागतें भी एक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम शक्ति के संभाव्य सदस्यों को काम की बजाय स्कूल में भेजने की शामिल लागत न केवल विद्यार्थियों या उनके परिवारों की निजी लागत है, बल्कि सामाजिक लागत भी है। अतः राष्ट्रीय आय उत्पादन में संभाव्य वृद्धि अप्राप्य रह जाती है। इसी का तीसरा बिंदु है, अवशेष साधन कसौटी यानी रेजिडुअल फैक्टर क्राइटेरिया। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन ये है कि शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, पैमाने की मितव्यताएं तथा मानव उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं अन्य साधन। अब इसकी हम बात करें कि यह अवशेष साधन कसौटी में अनेक प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, अवशेष साधन एक विस्तृत शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार के साधन जैसे पैमाने की मितव्यताएं, तकनीकी परिवर्तन, शिक्षा, अन्वेषण और प्रशिक्षण शामिल किए गए हैं। ये साधन कसौटी को जटिल बना देते हैं। और दूसरा है, अवशेष साधन में पूंजी परिसंपत्तियों में कुछ सुधार भी शामिल किए जा सकते हैं, जो मानव ज्ञान और कौशल में सुधारों के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम्मिश्रित सूचकांक कसौटी यानी द कंपोजिट इंडेक्स क्राइटेरिया। कुछ मानव स्रोतों के सूचकांकों के आधार पर हर्बिन्सन तथा मायराज ने मानव स्रोत विकास को सम्मिश्रित सूचकांक कसौटी को विकसित किया। सम्मिश्रित सूचकांक कसौटी को 75 देशों को श्रेणीबद्ध करके तथा उनको मानव स्रोत विकास के 4 स्तरों का समूह बनाकर प्रयुक्त किया जाता है। वे हैं अल्प विकसित, आंशिक विकसित, अल्प उन्नत तथा उन्नत। तदुपरांत उन्होंने इन सूचकों तथा आर्थिक विकास के सूचकों के संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव स्रोत विकास सूचकांकों को निम्न प्रकार से वर्णित किया। पहला, प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्रथम तथा द्वितीय स्तर के शिक्षकों की संख्या। दूसरा, प्रति 10,000 जनसंख्या पर इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की संख्या। तीसरा, प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों की संख्या। चौथा, 5 से 14 वर्ष की आयु की अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता पर प्रथम यानी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर दाखिल विद्यार्थियों की संख्या। और नेक्स्ट 5th है, समायोजित प्रथम तथा द्वितीय स्तरों के संयुक्त पाठशाला में दाखिल विद्यार्थियों का अनुपात। और नेक्स्ट है, 15 से 19 वर्ष की आयु की अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता पर द्वितीयक यानी माध्यमिक स्तर पर दाखिल विद्यार्थियों की वह संख्या जिसे पाठशाला काल पर समायोजित किया गया है। 75 देशों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक सम्मिश्रित सूचकांक तैयार किया गया है और यह सम्मिश्रित सूचकांक निम्नलिखित का गणितीय योग है। इसकी समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि अल्प विकसित देशों में
आर्थिक विकास से संबंधित शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए सम्मिश्रित सूचकांक विभिन्न स्तरों की शिक्षा के योगदान को मापने की एक लाभप्रद कसौटी है। यह आर्थिक विकास सूचकांकों तथा मानव स्रोत विकास सूचकांकों की मात्रा संबद्धता को प्रकट करती है, किंतु ये संबद्धताएं गुणात्मक संबंधों को स्थापित नहीं करती। इसके अलावा सम्मिश्रित सूचकांक अन्य कारकों के प्रभाव को भी प्रकट नहीं करते, जैसे कि समृद्ध प्राकृतिक स्रोत या कम जनसंख्या स्तर जो उच्चतर जीएनपी प्रति व्यक्ति की ओर ले जाते हैं। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानव पूंजी निवेश की समस्या के साथ जो भी कठिनाइयाँ जुड़ी हुई हों, अब यह पूर्णतः मान लिया गया है कि अल्प विकसित देशों की वृद्धि को भौतिक पूंजी की कमी द्वारा ही नहीं बल्कि ज्ञान एवं क्रांतिक कुशलताओं की कमी के द्वारा भी रोका जाता है, जो आगे उपलब्ध भौतिक पूंजी स्टॉक को खपाने की क्षमता को सीमित करते हैं। अतः मानव पूंजी निर्माण को भौतिक पूंजी निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जितना हम मानव पूंजी निर्माण पर अधिक इन्वेस्ट करेंगे यानी योगदान करेंगे, उतना ही किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास संभव होता है। सो थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर का पार्ट 2 समझ में आया है। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्राइटेरिया हैं या मानव पूंजी निर्माण अथवा शिक्षा की क्या कसौटियाँ हैं, ये हमारा रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 2 है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।